क्या पढ़े थे पिछले दिन? हाँ, मोनेरा किंगडम। याद कर लिए हैं जो लिखवाए थे? लगभग याद हो गया होगा। क्या होता है मोनेरा किंगडम? मोनेरा किंगडम में किसे रखा गया है? बैक्टीरिया को। किसे रखा जाता है? बैक्टीरिया के लिए कौन सा किंगडम है? मोनेरा। मोनेरा किंगडम कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल। ठीक है, किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? हाँ, कैरोलस लिनियस। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा किंगडम था? प्लांट और एनिमल था। ठीक है, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? R.H. विटिकर। कब दिए थे? 1969। कौन से 5 आधार पर 5 किंगडम दिया गया था? पहला मोड क्या? पहला क्या था? पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा क्या था? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तीसरा सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी। चौथा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और पांचवा फाइलोजेनेटिक रिलेशन। इन 5 आधार पर कितने किंगडम बांटे गए? 5। पहला किंगडम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मोनेरा किंगडम में न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी होता है और ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफिक। मोनेरा का नाम बताओ। नील हरित सहवाल। कीमो ऑटोट्रॉफिक मोनेरा का नाम बताओ। सल्फर बैक्टीरिया, फॉस्फोरस बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। ठीक है, पैरासाइटिक मोनेरा का नाम बताओ, कोई भी 1-2 एग्जाम्पल। अरे बोका, जितना बीमारी फैलाने वाला बैक्टीरिया है सब पैरासाइटिक क्या नहीं होगा? जैसे साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कॉलेरी, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ये सब क्या है? क्या है? पैरासाइटिक मोनेरा है। ठीक है, सेप्रोफाइटिक मोनेरा का एग्जाम्पल बताओ। सेप्रोफाइटिक मोनेरा, मृत जीवी मोनेरा का एग्जाम्पल। बोलो। मीथेनोजेन बैक्टीरिया होगा क्या? मीथेनोजेन बैक्टीरिया क्या है? सेप्रोफाइटिक है ना। कोई भी जानवर मर उड़ जाता है तो उसके बॉडी को डिकम्पोज कौन करता है? मीथेनोजेन बैक्टीरिया करता है। तो हो गया, वही हो जाएगा। मोनेरा में रिप्रोडक्शन कौन सी विधि से होगा? एसेक्सुअल होगा तो कौन सी विधि से? मल्टीपल फिजन। और सेक्सुअल होगा तो कंजुगेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीपल फिजन से होगा। ठीक है, मोनेरा का सेल वॉल किसका बना होगा? पेप्टिडो ग्लाइकेन का बना होगा। मोनेरा का लोकोमोटरी ऑर्गेन फ्लैजिला। क्या होता है? फ्लैजिला। अगर एक फ्लैजिला रहेगा तो उस मोनेरा को क्या कहेंगे? मोनोट्राइकस मोनेरा। 2 फ्लैजिला रहेगा तो, पूरे शरीर पर फ्लैजिला रहेगा तो पेरीट्राइकस। पूरे शरीर पर रहेगा तो पेरीट्राइकस कहेंगे। न्यूक्लियस होगा क्या मोनेरा में? नहीं होगा। ठीक है, मोनेरा अगर राउंड शेप होगा तो उसको क्या कहेंगे? ठीक है, बोल के नहीं। कौन सी होता है? मुंह से निकला शब्द और बाण से निकला, बाण से, धनुष से निकला बाण वापस नहीं लेना चाहिए। क्या लेने पर वो हानि पहुंचाता है। ठीक है, कोकाई या कोकस। कॉमा शेप मोनेरा को क्या कहेंगे? विब्रियो। स्प्रिंग शेप मोनेरा को एस्पाइरिलम। ठीक है, चेन में रहेगा तो स्ट्रिप्टो। चलो, बहुत बढ़िया। उसके बाद बताना, यही लिखा है। और कुछ था? बैक्टीरिया कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, आर्कियो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ओल्डेस्ट इसमें कौन है? आर्कियो बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया जो आधुनिक जीवाणु, मॉडर्न सिंथेसिस बैक्टीरिया किसे कहा जाता है? यू बैक्टीरिया को कहा जाता है। ये सब याद है? चलो आगे बढ़ते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, दूसरा लिखिएगा, किंगडम प्रोटिस्टा।
यहां से निकलने के बाद हम ही भूल गए। मिल जाएगा। किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें लिखिएगा इट इज द किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। हिंदी वाले लोग लिखिएगा यह एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। अगला पॉइंट, दिस किंगडम इज ऑल्सो कॉल्ड डस्टबिन ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। हिंदी वाले लोग लिखिएगा इस किंगडम को पांच जगत वर्गीकरण का कूड़ादान कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रोटिस्ट्स आर हेट्रोट्रॉफिक पैरासाइटिक। हिंदी वाले लोग लिखिएगा प्रोटिस्ट्स परपोषी परजीवी होते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, दे आर हार्मफुल फॉर अस। ये हमारे लिए हानिकारक हैं। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, दे रिप्रोड्यूस्ड थ्रू एसेक्सुअली। इनमें अलैंगिक जनन होता है। इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा प्लाज्मोडियम, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक्सेट्रा। हो गया। देखो प्रोटिस्टा जो किंगडम है इसे क्या कहा जाता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का डस्टबिन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है डस्टबिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, क्या लॉजिक है इसके पीछे बताओ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अधिकांश कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। कैसे होने चाहिए, प्रोकैरियोटिक। अब यूनिसेलुलर है तो उसमें न्यूक्लियस का कोई जरूरत है नहीं है। यूनिसेलुलर है तो न्यूक्लियस की कोई आवश्यकता है नहीं है। तो जितने सारे मोनेरा होते हैं तो सब मोनेरा में जितने बैक्टीरिया हैं सब कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर है बैक्टीरिया तो क्या है, प्रोकैरियोटिक। तो पहला तो इसमें है कि ये यूनिसेलुलर होने के साथ साथ कैसा है, यूकैरियोटिक। मोनेरा कैसा था, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, और ये कैसा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। तो एक तो डिफरेंस आ गया, यानी इसके सेल में क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है। आगे लिखा हुआ इस किंगडम को डस्टबिन कहा जाता है। इसमें जो भी जीव होंगे सब में पोषण कैसा होगा, हेट्रोट्रॉफिक, यानी कोई क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं है। तो क्लोरोफिलस नहीं है तो फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, तो हेट्रोट्रॉफिक है। और हेट्रोट्रॉफिक 3 तरह का होता है, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक होता है ना, परजीवी, सहजीवी और मृतजीवी। तो इसमें जो जीव होगा वो सबका सब कैसा होगा, परजीवी होगा। सब कैसा होगा, परजीवी। एक भी इसमें मृतजीवी की श्रेणी में नहीं आएगा या सहजीवी नहीं होगा, सब कैसा होगा, परजीवी। परजीवी मतलब डिपेंड्स अपॉन होस्ट बॉडी। समझ में आ रहा है, दूसरे जीव के शरीर के ऊपर अपना भोजन प्राप्त करेगा। जैसे एक बीमारी है, नाम आपने सुना होगा, हमने पढ़ाया था डिसेंट्री, जिसको कहा जाता है पेचिस। नाम सुने हो,
पेचिस, या फिर इसी को कहा जाता है डिसेंट्री। या डिसेंट्री किससे होता है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से। किससे होता है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो पूछा जाए आपसे कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका किसका एग्जाम्पल है, तो क्या कहोगे? किसका एग्जाम्पल है? प्रोटिस्ट का एग्जाम्पल है। तो इसमें जितने सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे ना, लगभग सारे के सारे हार्मफुल होंगे, बीमारी फैलाने वाले होंगे और परजीवी होंगे। अब एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका कहाँ रहेगा? हम लोगों के इंटेस्टाइन में। पेचिस में क्या होता है? आंत में घाव बन जाता है। इंटेस्टाइन में क्या बनने लगता है? घाव बनने लगता है। उसी को क्या कहता है? डिसेंट्री या पेचिस कहा जाता है। अब एक एग्जाम्पल है और, काला जार, नाम सुने हो? काला जार। तो काला जार किससे होता है? लेशमेनिया बोवेरी से। किससे होता है? लेशमेनिया। ठीक है, लेशमेनिया। तो पूछे आपसे, सब इसी का एग्जाम्पल है। लेशमेनिया किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? प्रोटिस्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, पूछे आपसे कि मलेरिया का नाम सुना है आपने? मलेरिया कौन फैलाता है इसको? फीमेल एनाफिलीज। कौन मच्छर फैलाता है? फीमेल एनाफिलीज। लेकिन फीमेल एनाफिलीज के अंदर कौन रहता है? प्लाज्मोडियम। कौन रहता है? प्लाज्मोडियम। और फीमेल एनाफिलीज काटती है तो ये प्लाज्मोडियम व्यक्ति के शरीर में चला जाता है, रक्त के भीतर। क्या? तो पूछे प्लाज्मोडियम किस में आएगा, तो क्या कहोगे? प्रोटिस्ट में आएगा। ठीक है, पायरिया, नाम सुने हो? पायरिया किसको प्रभावित करता है? मसूड़े को। तो पायरिया किससे होता है? एंट अमीबा, बोलो, एंट अमीबा जिंजीबेरी। तो पूछे कि एंट अमीबा जिंजीबेरी किसका एग्जाम्पल है, तो क्या कहोगे? प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। समझ में आया? तो पायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, या फिर काला जार हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब किससे होता है? सब प्रोटिस्टा से होता है। समझ में आ रहा है? तो प्रोटिस्टा जो है वो लगभग प्रोटिस्टा हम लोगों के लिए क्या है? हार्मफुल है। समझ में आया? दे रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअली। रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? अलैंगिक जनन करेगा। अलैंगिक जनन दोनों विधियों से ये करेगा। ठीक है, अलैंगिक जनन दोनों विधियों से, मल्टीपल फिजन भी करेगा, बाइनरी फिजन भी करेगा। मल्टीपल एंड बाइनरी दोनों फिजन करेगा। जैसे पूछे कि अमीबा, अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? बाइनरी फिजन। अमीबा कैसे करेगा? बाइनरी फिजन। लेकिन वहीं अगर पूछे आपसे कि प्लाज्मोडियम कैसे करेगा, तो मल्टीपल फिजन। प्लाज्मोडियम कैसे करेगा? मल्टीपल फिजन करेगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इसमें दोनों होगा, मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन दोनों से ये रिप्रोड्यूस करता है। अगर हम पूछे इसमें कि इसके लोकोमोटरी ऑर्गन का नाम बताओ, प्रचलन अंग, इसका लोकोमोटरी ऑर्गन यानी प्रचलन अंग का नाम बताइए, तो क्या कहोगे? प्रचलन अंग इसका क्या है? सिलिया। और कुछ में स्यूडोपोडिया भी होता है। अमीबा में क्या होता है? स्यूडोपोडिया। तो इनमें प्रचलन अंग दो प्रकार के होते हैं, सिलिया होता है और स्यूडोपोडिया होता है। स्यूडोपोडिया को हिंदी में कूटपाद भी कहा जाता है और सिलिया को सिलिया ही कहते हैं। इनका प्रचलन अंग सिलिया है या स्यूडोपोडिया है। अमीबा में क्या होता है? स्यूडोपोडिया होता है। पैरामीशियम में क्या होता है? सिलिया होता है। और अमीबा पैरामीशियम तो हम पहले भी आप लोगों को पढ़ाए हैं, याद है ना? अमीबा और पैरामीशियम पढ़ाए ना जी। पैरामीशियम किस आकार का होता है? चप्पल के आकार का, स्लीपर शेप होता है, समुद्र में पाया जाता है और उसके शरीर पर छोटे छोटे धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। उसी को क्या कहा जाता है? सिलिया कहा जाता है। उसी की सहायता से वो लोकोमोशन करता है। हो गया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे हेडिंग बनाइएगा, किंगडम फंजाई। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, इसमें लिखिएगा इट इज द किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। यह बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। यह बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। हो गया? अगला पॉइंट लिखिएगा, देयर रिजर्व्ड फूड मटेरियल, देयर रिजर्व्ड फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजेन और ऑयल। इनका संचित भोज्य पदार्थ, इनका संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजेन या तेल है। इनका संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजेन या तेल है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, देयर सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाई, देयर सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाई काइटिन, इनकी कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बहुशर्करा पॉलीसेकेराइड, बहुशर्करा, बहुशर्करा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फंजाई गेट्स न्यूट्रिएंट्स बाय एब्जॉर्प्टिव मेथड, बाय एब्जॉर्प्टिव मेथड थ्रू हेट्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक। हिंदी वाले लोग लिखिएगा, फंजाई अवशोषी पोषण, अवशोषी पोषण परजीवी तथा मृतजीवी, परजीवी तथा मृतजीवी प्रक्रिया द्वारा, परजीवी तथा मृतजीवी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं, प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट, फंजाई रिप्रोड्यूस थ्रू, फंजाई रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन। हिंदी वाले लोग लिखिएगा, फंजाई अलैंगिक जनन, फंजाई अलैंगिक जनन स्पोर निर्माण प्रक्रिया द्वारा, स्पोर निर्माण प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं, स्पोर निर्माण प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, फंजाई प्रोड्यूस अ केमिकल, फंजाई प्रोड्यूस अ केमिकल फेरोमोन, फेरोमोन, फंजाई प्रोड्यूस अ केमिकल फेरोमोन which leads to sexually reproduction, which leads to sexual reproduction। हिंदी वाले लोग लिखेगा, फंजाई, फंजाई फेरोमोन, फेरोमोन रसायन तैयार करके, फेरोमोन रसायन तैयार करके लैंगिक जनन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, दे आर नॉन वैस्कुलर, दे आर नॉन वैस्कुलर, नॉन वैस्कुलर नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म, नॉन वैस्कुलर नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नॉन वैस्कुलर नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये संवहन रहित, संवहन रहित, ये संवहन रहित अचलित, कॉमा देखिए, अचलित जीव हैं, अचलित जीव हैं। अगला पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, on the basis of nutrition it can classified into 3 groups। हिंदी वाले लोग लिखिएगा, पोषण के आधार पर इन्हें, पोषण के आधार पर इन्हें
तीन भागों में बांटा जाता है, तीन भागों में बांटा जाता है। पहला लिखिएगा सेप्रोफाइटिक, मृत जीवी, हिंदी वाले लोग लिखिएगा पहला मृत जीवी। एग्जाम्पल में लिखिएगा राइजोपस, इसमें डैश देकर एग्जाम्पल लिखो। पेनिसिलियम, पहला राइजोपस, दूसरा पेनिसिलियम, राइजोपस पेनिसिलियम। एस्परजिलस भी लिख लो, एस्परजिलस। ये तीन एग्जाम्पल लिख लीजिए सेप्रोफाइटिक में, राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। दूसरा लिखिएगा पैरासाइटिक, दूसरा पैरासाइटिक परजीवी, दूसरा परजीवी पैरासाइटिक। डैश देकर के एग्जाम्पल में लिखिएगा टेफ्रीना, टेफ्रीना, पहला टेफ्रीना TAPHRINA, पक्सीनिया PUCCINIA, पक्सीनिया, ट्रेफिनिया, ट्रेफिरीना और पक्सीनिया, ये दोनों किस में आएंगे? पैरासाइटिक में। और तीसरा लिखिएगा सिम्बायोटिक, सहजीवी, तीसरा सिम्बायोटिक सहजीवी। सहजीवी में एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा माइकोराइजा, MYCORRHIZA, ठीक है, माइकोराइजा। हो गया, लिख लिए हैं? ठीक है, इसमें आइए इसको देख लीजिए। पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है? फंजाई जितने सारे हैं सभी के सभी फंजाई कैसे होंगे? तो बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय के साथ कैसा होगा? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस होगा, सबों में क्या होगा? न्यूक्लियस पाया जाएगा। इनमें रिजर्व फूड मटेरियल इनका किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजेन या ऑयल में। हम लोगों का भी रिजर्व फूड मटेरियल किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजेन है, ठीक है, याद रखना है। जंतुओं का भी रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजेन है, फंजाई का भी क्या है? ग्लाइकोजेन है। प्लांट्स का जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है? स्टार्च। प्लांट का क्या होता है? स्टार्च होता है। जंतुओं का और कवक का क्या होता है? ग्लाइकोजेन होता है, ठीक है। ग्लाइकोजेन क्या है? पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ग्लाइकोजेन जो है वो किस में आएगा? मोनोसेक्राइड नहीं है, डाइसेक्राइड नहीं है, क्या है? पॉलीसेक्राइड है, बहुशर्करा होता है। देयर इज इसका सेल वाल हो रहेगा, तो सेल वाल इसका किस चीज का बना होगा? काइटिन। काइटिन लिविंग है कि डेड है? बोलो, डेड है। और किसका बना है ये? पॉलीसेक्राइड का ये भी बना हुआ है। फंजाई अपना पोषण अवशोषी माध्यम से ग्रहण करते हैं। घटना चक्र देखिएगा तो कई सारा पीसीएस इसको पूछा हुआ है कि एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन किस जीव में होता है? तो कवकों में एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन होता है, अवशोषी पोषण होता है। और अवशोषी पोषण किस पोषण का प्रक्रिया है? तो हेट्रोट्रॉफिक, परजीवी का ही प्रकार है, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिकली यदि न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे। न्यूट्रिशन के आधार पर ये तीन प्रकार का लिखवाएं। पैरासाइटिक, तो पैरासाइटिक में क्या क्या आ जाएगा? परजीवी में पहला क्या था? पैरासाइटिक। तो परजीवी में क्या क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा पक्सीनिया और टेफ्रीना, पक्सीनिया और टेफ्रीना, ये परजीवी में आ जाएगा। सेप्रोफाइटिक में क्या क्या आ जाएगा? राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ठीक है। ये तीन किस में आ जाएगा? सेप्रोफाइटिक में, ठीक है। और राइजो ये किस में आ जाएगा? माइकोराइजा किस में आ जाएगा? सिम्बायोटिक में, सहजीवी। सहजीवी समझ रहे हो? माइकोराइजा किसके किसके बीच का कनेक्टिव लिंक होता है? कवक और एल्गी के बीच में मिलता है, ठीक है। चावल वगैरह का जहां उत्पादन किया जाता है वहां पर ये दिखाई देता है। कौन? माइकोराइजा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है फंजाई रिप्रोड्यूस किस विधि से करेगा? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किस विधि से करेगा? स्पोर फॉर्मेशन। जैसे मान लो मशरूम है, कोई कवक है मशरूम। अब मशरूम जब मैच्योर होगा या इनमें से कोई भी कवक, तो इसके बॉडी पर पूरा स्पोर्स बनने लगते हैं छोटे छोटे, और ये फंजाई फिर क्या हो जाएगा? बस्ट कर जाएगा, फटेगा। फटेगा तो ये स्पोर्स गिरेंगे, और इन स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन अगर मिल जाता है तो नया यहां से फंजाई क्या हो जाएगा? ग्रो कर जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है? स्पोर फॉर्मेशन मेथड। यानी ये फंजाई बस्ट किया, इसका स्पोर गिरा, अनफेवरेबल कंडीशन मिला, मतलब हीट अधिक मिल गया,
पानी अधिक मिल गया तो ग्रो नहीं करेगा, और इनके अनुकूल अगर वातावरण मिल जाएगा तो यहाँ से नया फंजाई ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो इसी विधि से ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। एक और पॉइंट नोट करिएगा, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन obtained from penicillium fungi, obtained from penicillium fungi by Alexander Fleming, पेनिसिलियम फंजाई बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हिंदी वाले लोग लिखेगा पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन, पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन, पेनिसिलिन पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त हुआ था। पेनिसिलिन पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त हुआ था, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। हो गया। तो पहला प्रतिजैविक किससे बना था, पेनिसिलियम। किससे मिला था, पेनिसिलियम से। तो पेनिसिलियम से मिला था तो नाम क्या रख दिया गया, पेनिसिलिन। किसने खोजा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लेकिन अगर अभी प्रश्न पूछे आपसे कि ये काम किस पर करता है, एंटीबायोटिक, तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को ठीक करने का काम कौन करता है, पेनिसिलिन। या फिर कोई भी एंटीबायोटिक किससे बचाता है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी से। लेकिन पूछा जाए कि सबसे अधिक एंटीबायोटिक किससे बनाया जाता है, कवक से या बैक्टीरिया से, तो बैक्टीरिया से। सबसे अधिक एंटीबायोटिक किससे बनाया जाता है, बैक्टीरिया को मारने की दवा बैक्टीरिया से ही बनती है। लेकिन पहला अगर पूछा जाए प्रतिजैविक तो मिला था किससे, कवक से, फंजाई से मिला था। याद रहेगा। फंजाई के स्टडी को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। फंजाई के स्टडी को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी एल्गी को कहते हैं। ठीक है, हाँ, माइकोलॉजी कहा जाता है फंजाई के स्टडी को। चलिए नेक्स्ट, अगला हेडिंग बनाना किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी, इसमें लिखिएगा प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, their cell wall is formed by cellulose। हिंदी वाले लोग लिखेंगे पौधे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म्स। पौधे स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी जीव हैं, जीव हैं। बट few plants are insectivorous, are insectivorous। एग्जाम्पल में लिख लेना, पीचर, वीनस फ्लाईट्रैप, यूट्रिकुलेरिया, निपेंथिस, एक्सेट्रा। ठीक है, हिंदी वाले लोग भी सेम नाम लिख लीजिए। हाँ, वीनस फ्लाई ट्रैप।
उसके बाद लिखना प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू asexually by vegetative propagation and sexually by pollination। हिंदी वाले लोग लिखेंगे पौधे अलैंगिक जनन, पौधे अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कायिक प्रवर्धन द्वारा, कायिक का इक कायिक, पौधे अलैंगिक जनन कायिक, कायिक प्रवर्धन, प्रवर्धन द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा तथा लैंगिक जनन, लैंगिक जनन परागण द्वारा, लैंगिक जनन परागण द्वारा करते हैं, परागण द्वारा करते हैं। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा प्लांट्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, प्लांट्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, पौधे को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, पौधे को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला फुट, पहला लिखिएगा फुट FOOT, ब्रैकेट में लिख लेना जड़, रूट को फुट कहा जाता है, जड़ को। दूसरा लिखिएगा सीटा SETA, सीटा मतलब तना, स्टेम तना। तीसरा लिखिएगा कैप्सूल CAP, आप लोगों को भी लिखना है, हिंदी वाले को भी, कैप्सूल CAPSULE, कैप्सूल CAPSULE, कैप्सूल। ब्रैकेट में लिखना पत्ता, लीफ, पत्ता। अगला पॉइंट लिखिएगा वैस्कुलर बंडल और कंडक्टिव टिश्यू, वैस्कुलर बंडल और कंडक्टिव टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट इन प्लांट्स, संवहन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम पौधों में पाए जाते हैं, हो गया। इतना में कोई दिक्कत क्या? नहीं ना? बोलिए। प्लांट का रिजर्व फूड नहीं लिखवाए हैं, क्या होता है? स्टार्च होता है। ठीक है, तो प्लांट जितने सारे हैं सभी के सभी कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक। सबसे छोटा पौधा का नाम बताओ, जल्दी बोलो। बुढ़वा को कौन सी झांक रहे हो? बोलने के लिए बोले हैं। क्या होता है? एसिटाबुलेरिया। सबसे छोटा पौधा एसिटाबुलेरिया। तो एसिटाबुलेरिया सबसे छोटा पौधा है, लेकिन है कैसा? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ही है। ये नहीं कि सबसे छोटा है तो यूनिसेलुलर हो जाएगा। सबसे छोटा है फिर भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ही होगा। अगर पूछे सबसे बड़ा पौधा, तो ये तो पता ही है सभी को, बोलो। सिकोवा, इसी को कहा जाता है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस सबसे बड़ा क्या? लंबा पौधा। बड़ा नहीं लिखना चाहिए, लंबा होता है ना, सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस या सिकोआ। यूकेलिप्टस को सरकार कहता है कि मैदानी भागों में नहीं लगाएं। कहाँ लगाने के लिए बोला जाता है? दलदली क्षेत्रों में। ठीक है, दलदली क्षेत्रों में क्यों लगाने के लिए बोला जाता है? पानी को सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है, सोखता है, इसलिए मैदानी भाग में लगेगा तो अंडरग्राउंड वाटर खींचते चला जाएगा। तो दलदली क्षेत्र में लगाया जाता है कि दलदल का पानी क्या कर ले? खींच ले। तो ये सबसे लंबा पौधा होता है। फूल तो पता ही होगा, सबसे बड़ा फूल ये तो सभी को पता होगा। हाँ बोलो, रेफ्लेक्सिया। सबसे बड़ा फूल क्या होता है? रेफ्लेक्सिया। छोटा फूल भी पता होगा। हाँ, सबसे छोटा फूल होता है वुल्फिया। सबसे छोटा फूल होता है वुल्फिया और सबसे बड़ा फूल रेफ्लेक्सिया।
छाप लिए। चलिए, तो प्लांट कैसा होगा? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। इसमें सेल वाल रहेगा, किसका बना होगा? सेलुलोज का। सेलुलोज भी क्या है? पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। ये भी बहुत शर्करा होता है। जीवित होता है कि मृत होता है? सेलुलोज क्या है? लिविंग है कि डेड है? डेड है। सेलवाल सब कैसा होता है जी? डेड ना होता है, तो सेलुलोज डेड रहेगा। समझ गए? सेलवाल डेड होगा। प्लांट मोटाइल होगा कि नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल माने अस्थिर रहेगा। प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक, मतलब पोषण कैसा करेगा? स्वपोषण करेगा। ऑटोट्रॉफिक करेगा। ऑटोट्रॉफिक किस विधि से करेगा? फोटोसिंथेटिक, मतलब क्लोरोफिलस होगा। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? कौन सा एलिमेंट? मैग्नीशियम पाया जाता है, तो क्लोरोफिलस होगा, ठीक है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं क्या? इंसेक्टिव वोरस, मतलब कीट भक्षी पौधा, ठीक है। अब कीट भक्षी भोजन के लिए नहीं करता है, अपने सेल में नाइट्रोजन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। याद रखना है कि कोई भी पौधा इंसेक्टिवोरस जो है वो अपने सेल में नाइट्रोजन के अमाउंट को मेंटेन करने के लिए इंसेक्ट को खाता है। कीट के लिए माने कीड़ा इसलिए नहीं खा रहा, ग्लूकोज मिलेगा उसको, ठीक है। जैसे वो मैन वर्सेस वाइल्ड लोग आता है ना डिस्कवरी चैनल पर, उसमें बिच्छू उच्छू भी खा जाता है। देखे हैं आप लोग? नहीं देखे हुए एपिसोड? उसमें कई लोग सेलिब्रिटी लोग जाते रहता है, हाँ हाँ। आप लोग भी सरवाइव करने के लिए खा सकते हैं। सरवाइव करने के लिए देखो, अब जैसे प्राण छूटने वाला, प्यास लगा हुआ है, प्राण लगेगा कि निकलने वाला है, तो उस समय नहीं दिखाता है इंसान की साफ पानी मिल रहा है, आरओ का मिल रहा है कि क्या मिल रहा है। जिस समय, हाँ, उस समय लाइफ को बचाना है, उस समय नालियों का पानी मिलेगा तो एक कटोरा निकाल के पी जाएगा। ये है, ये सही बता रहे हैं, एग्जिस्टेंस के लिए कुछ भी कर सकता है। एक आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में, पहले के समय में अंग्रेज देता था कौन सा सजा? काला पानी का सजा। सुने हो? कहा फलाना आदमी को क्या दे दिया? काला पानी का सजा दे दिया। काला पानी में काला पानी पिलाया जाता था, हाँ। काला अंडरग्राउंड नहीं करते थे, काला पानी इसको दिया जाता था ना, उसको समुंदर के बीच किसी टापू पर ले जाकर के छोड़ दिया जाता था। जिसको काला पानी का सजा दिया जाता था, सोसाइटी से उसको हटा देता था और ले जाकर के पकड़ के 10 को पकड़ा और समुंदर के बीच किसी टापू पर छोड़ दिया, अपने चला आया। अब टापू पर छोड़ दिया, वहां क्या मिल रहा है? धूप, गर्मी, बरसात कुछ नहीं है। तो इंसान क्या करता था अपने सर्वाइवल, अब समुंदर के बीच छोड़ा है तो पानियों खारा मिल रहा है, तो खारा पानी पी करके ज्यादा दिन बचेगा नहीं, तो क्या करता था इंसान? आपसे में जब भूख लगा तो क्या करेगा? आपसे में एक दूसरे को मार करके खाना शुरू कर देता था। जो जितना मजबूत है उसको मार करके खा गया। तो ऐसे लोग क्या हो जाते थे? उसी तरीके से धीरे धीरे मर जाते थे। अभी बहुत खूबसूरत अपने वर्ल्ड मैप में एक शहर है मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस का नाम सुने? बहुत खूबसूरत शहर है। तो मॉरिशस जिन लोगों ने बसाया, बिहार के कुछ लोगों को अंग्रेज सब पकड़ा, सजा दिया काला पानी का और ले जाकर के वो टापू, मॉरिशस क्या है? समुद्र के बीच एक टापू है,
तो बिहार के कुछ लोगों को पकड़ करके छोड़ दिया कहाँ, समुंदर के बीच में। ये तो बिहारी था, जुगाड़ टेक्नोलॉजी में मास्टर होता है। दूसरा राज्य वाला रहता तो मर जाता है, वो सब सोचता कि काला पानी मिल गया, अब 10 दिन 15 दिन में तो मरना है। बिहार वाला कैसे मर जाएगा? उस टापू को इतना खूबसूरत बना दिया कि आज सबसे खूबसूरत जगह है मॉरिशस। किसका बनाया, बसाया हुआ है? बिहारी बनाया है। कुछ दिन पहले तक वहाँ के प्रधानमंत्री बिहार के थे, अभी भी शायद वही हैं क्या? वहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या बिहार के लोगों की है, ये बिहार के निवासी लोग हैं, हम ही लोग का बनाया हुआ टापू है। हाँ, भोजपुरी बोल से सब बोला जाता है, इसलिए घूमने जा सकते हैं आप लोग। बिहारी में अद्वितीय क्षमता होती है, तो है ना, एग्जिस्टेंस की सबसे अधिक कैपेसिटी, कहीं पर भी सरवाइव कर जाएगा। दिल्ली में जाएगा तो 2 दिन में दिल्ली वाला भाषा बोले लगेगा, तेरे को मेरे को बोले लगेगा। भले दिल्ली वाला यहाँ आ जाए तो आपके भाषा में वो नहीं ढलेगा। ट्रेन से स्टार्ट हो जाता है, तेरे को मेरे को, ठीक है। दिल्ली वाला मान लीजिए 4 गो यहाँ पर आ जाए तो आपका भाषा वो नहीं अडॉप्ट कर पाएगा, लेकिन आप कहीं जाइएगा अडॉप्ट कर लीजिएगा। वो जो खा रहा है, गुजरात में चले जाओ तो ढोकड़ा फाफड़ा जो चीज मिलता है उस पर खाना शुरू कर, रोटी चोखा भुला जाओगे क्या? बिहारी कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। सर्वाइवल का सबसे खूबसूरत जो होता है ना बिहार में है। प्लांट में क्या बता रहे थे? इंसेक्टिवोरस। तो इंसेक्टिवोरस में सब कुछ नाम याद कर लेना, पीचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, यूट्रिकुलेरिया और निपेंथिस। पूछा जाए कि सबसे अधिक कीट भक्षी पौधे कहाँ मिलते हैं, तो मेघालय में। याद रखिए कहाँ मिलता है? मेघालय में मिलता है। सबसे अधिक कीट भक्षी पौधे मेघालय में मिलते हैं। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में ही ना, मासिलराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो कीट भक्षी पौधे सबसे अधिक मेघालय में। प्लांट रिप्रोड्यूस किस विधि से करेगा? एसेक्सुअली। तो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा तो क्या करेगा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कायिक प्रवर्धन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्या मतलब है? प्लांट के किसी भी पार्ट को काटेंगे, काट करके लगा देंगे, वहां से नया पौधा ग्रो कर जाएगा। गुलाब में क्या किया जाता है? ग्राफ्टिंग मेथड से या स्टेम कटिंग किया जाता है ना। आलू में ट्यूमर उसका काट करके लगा दिया जाता है। सुगर केन में भी स्टेम कटिंग किया जाता है, गन्ना में। तो ये सब क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट करेगा तो किस विधि से करेगा? पॉलिनेशन। इसे पॉलिनेशन से सीधा क्वेश्चन जा करके देखना, 67 में पूछा हुआ था, बीपीएससी ने पूछा था, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, क्या होगा? पॉलिनेशन। एंथर से किस में? क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन नहीं पूछा था, पूछा था ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, एंथर से स्टिग्मा पर, क्या कहलाता है? तो पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। एंथर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का होता है। स्टिग्मा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये फिगर से हम समझाए थे ना आप लोगों को, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जब बताए, कीमो ऑटोट्रॉफिक अरे कीमोट्रॉफिज में जब बताए थे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कीमोट्रॉफिज में याद है, उसमें फूल का फिगर डायग्राम बना करके बताए थे कि किस तरीके से एंथर से कहा जाता है स्टिग्मा पर। पॉलिनेशन का अलग अलग टाइप्स होता है, जैसे पॉलिनेशन का ही एक टाइप है जूफिलस। क्या होता है? जूफिलस। ऐसे समझो, जैसे मान लो कोई फ्लावर है, ठीक है, तो एक फ्लावर जो है वो मोनोसियस भी हो सकता है और डायोसियस भी हो सकता है। फ्लावर 2 तरीके के होते हैं, मोनोसियस और डायोसियस। मोनोसियस फ्लावर किसे कहा जाता है? जिस फूल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों में से कोई एक रहे, उसको क्या कहा जाता है? मोनोसियस, एक लिंगी फूल। और जिस फूल में दोनों रहता है, एक ही फूल में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, उसको क्या कहा जाता है? डायोसियस फ्लावर कहा जाता है। तो ज्यादातर जो फूल होते हैं वो डायोसियस ही होते हैं, द्विलिंगी ही होते हैं। बहुत कम फूल जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? फूल। याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग फूल होता है। पूछा जाए कि पौधे में जनन भाग कौन होता है? फूल। पौधे में रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? फूल है, फ्लावर है, ठीक है। अब फ्लावर अगर आपने देखा होगा तो कुछ इस तरीके का, ड्राइंग खराब है, समझने का कोशिश करना, बुझा जाएगा, ठीक है। मान लो इस तरीके का कोई फ्लावर है, तो ये बीच वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है जो येलो कलर्स का है, ये प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सबसे ऊपर वाले को क्या कहते हैं? एस्टिग्मा। इसे क्या कहते हैं? स्टाइल। और ये ओवरी, ठीक है। एस्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, पूरा मिला करके क्या कहेंगे? गाइनोसियम। क्या कहेंगे? गाइनोसियम। हिंदी में कहा जाता है स्त्री केसर, स्त्री
केसर, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अब ये जो ओवरी है ना, इसी ओवरी के अंदर अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो युग्मक बनेगा ना, गैमीट, गैमीट बनेगा ना। तो ओवरी के अंदर फीमेल गैमीट बनता है, उस फीमेल गैमीट को क्या कहा जाता है? ओव्यूल। क्या कहा जाता है? ओव्यूल। हिंदी में कहते हैं बीजांड, ओव्यूल, ठीक है। और ये वाला जो भाग देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ये नर जनन तंत्र है। इसमें सबसे ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? एंथर। क्या कहेंगे? एंथर। और इसे फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है, या फिर एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। इसको कहते हैं पुंग केसर हिंदी में, पुंग केसर। इसी पर मेल रिप्रोडक्टिव गैमिट बनेगा। क्या बनेगा? मेल रिप्रोडक्टिव गैमिट। मेल रिप्रोडक्टिव गैमिट क्या बनता है? पॉलेन ट्यूब नहीं, ग्रेन, पॉलेन ग्रेन, पराग कण बनता है। और यही पराग कण यहां से उठ करके कहां आ जाता है? एस्टिग्मा पर। इसी को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलेन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू एस्टिग्मा। इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। समझ में आया? अब अपने से तो होगा नहीं ना, कोई लेकर के जाएगा यहां से तबे ना जाएगा। तो इसके कई टाइप होते हैं। इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई पॉलेन ग्रेन किसी जंतु के माध्यम से जाए तो पॉलिनेशन की वो विधि क्या कहलाएगी? जूफिलस। क्या कहलाएगा? जूफिलस। पानी के माध्यम से अगर जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोफिलस। क्या कहेंगे? PHILUS, हाइड्रोफिलस। मतलब किससे जा रहा है? पानी से, जल से, ठीक है। कैरिप्टोफिलस किससे जाएगा? चमगादड़ से जाएगा। ऑर्निथोफिलस किससे जाएगा? पक्षी से जाएगा। एनिमोफिलस किससे जाएगा? हवा से जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन होने के लिए कोई ना कोई क्या चाहिए? माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए। पानी से जाएगा हाइड्रोफिलस, चमगादड़ से जाएगा कैरिप्टोफिलस, जंतु से जाएगा जूफिलस, ठीक है। ये सब अलग अलग नाम है इसमें, ये सब नाम याद रखिएगा। याद है? बहुत बढ़िया। अब पॉलिनेशन कितना तरह, ये फूल कैसा है? मोनोसियस की डायोसियस? डायोसियस। कैसा है? डायोसियस, द्विलिंगी फूल है। समझ गए? पॉलिनेशन कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? पर परागण। क्या होता है? पर परागण। तो जितने सारे डायोसियस फ्लावर होते हैं, द्विलिंगी फूल होते हैं, उन सब द्विलिंगी फूल में कैसा पॉलिनेशन होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब मान लो द्विलिंगी फूल है, नर जनन तंत्र मादा जनन तंत्र दोनों अवेलेबल है, तो इसी के एंथर से इसी के स्टिग्मा पर पॉलिनेशन चला गया, हो गया पॉलिनेशन, तो इसको क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। अब मान लो एक लिंगी फूल है, उसमें या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या मेल, ठीक है, और उसके एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा पर गया तो क्या कहलाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो मोनोसियस फ्लावर होते हैं उनमें ज्यादातर में क्या होता है? ज्यादातर में क्या होता है? मोनोसियस में क्रॉस पॉलिनेशन और डायोसियस में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। याद रहेगा? चलिए अब प्लांट का अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए, प्लांट्स का, तो इसे आप दो भागों में बांट सकते हैं। क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स को तीन भागों में बांट सकते हैं। थैलोफाइटा,
ब्रायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा। फेनेरोगैम्स को दो भागों में, जिम्नोएस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को दो भागों में, मोनोकॉट, डाइकॉट। ठीक है। हिंदी नाम जिम्नोस्पर्म का हो सकता है, इसे नग्न बीजी या अनावृत बीजी कहा जाता है, और एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी कहते हैं। मोनोकॉट को एक बीजपत्री और डाइकॉट को द्विबीजपत्री कहते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो क्या होगा कि कहानी की तरह पढ़ते जाओगे इजी लैंग्वेज में, तो उसमें जो बीच बीच में फैक्ट आते रहेगा ना, वो दिमाग आपको ग्रिप में नहीं लेगा। माइंड का हम लोग का जैसे डिजाइन है, जैसे हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, फैक्ट वाला चीज पढ़ रहे हैं। अब इसको आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो एनसीईआरटी ऐसे थोड़े देगा। एनसीईआरटी की इन सारे बात को निकाल करके हम फैक्ट में डाल दिए हैं। अभी फैक्ट पढ़ लोगे, उसके बाद अगर कोई भी किताब पढ़ोगे साइंस का तो समझने में अच्छा लगेगा कि ये टर्म सुना हुआ है। तो पहले आप लूसेंट या क्राउन पढ़ लोगे, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो लगेगा कि ये सब हमारा सुना हुआ है।
और फिर सब चीज़ याद होते चला जाएगा। तो पहले लूसेंट या क्राउन, दोनों में से कोई एक, दोनों बेस्ट है, दोनों में से कोई एक, दोनों मत करिएगा, एक ही कोई करिएगा और उसको पढ़िए और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। तो 25 पेज मॉडर्न हिस्ट्री का तो जरूर पढ़ लीजिएगा। और सब विषय में, भूगोल मान लीजिए पढ़ रहे हैं तो समग्र भूगोल आप जिसका पढ़ रहे होंगे सब किताब अच्छा है। डी आर खुल्लर की किताब आती है वो भी अच्छी है, महेश कुमार वर्णवाल की किताब आती है वो भी अच्छी है। तो जो भी समग्र भूगोल पढ़ रहे हैं उसके पहले लूसेंट जरूर पढ़ लीजिएगा और उसके बाद पढ़िएगा समग्र भूगोल। साइंस में तो खाली लूसेंट पढ़ करके जाओगे मामला निकल जाएगा, उससे ज़्यादा साइंस बीपीएससी के लिए नहीं पढ़ना है। लास्ट में साइंस टेक का 8 से 10 क्लास लेंगे, उसमें केवल साइंस एंड टेक का रहेगा, क्योंकि 69 में 8-10 क्वेश्चन जो था वो करंट के साइंस टेक का था। तो लास्ट में 8-10 क्लास लेंगे, उसमें पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का साइंस टेक जो इंपॉर्टेंट है वो करा देंगे, ठीक है, ताकि अगर 70 में भी पूछ दे तो आपको दिक्कत नहीं हो। तो साइंस के लिए लूसेंट पढ़ करके जाइएगा, बाद में साइंस टेक पढ़ाएंगे तो क्लास नोट्स पढ़ लीजिएगा। और बिहार स्पेशल पर खूब अच्छे से मेहनत कर दीजिए, ठीक है, बिहार स्पेशल पर खूब अच्छे से जो भी किताब है उसको 2-3 बार 4 बार पढ़ लीजिए, जितना करंट अफेयर मिले। किस में? बायोलॉजी का घटना जब पढ़ेगा तो उसमें थ्योरी पूरा नहीं है, क्वेश्चन ना है। घटना चक्र में थ्योरी नहीं ना है, क्वेश्चन है। थ्योरी तो बहुत कम लिखा है, वो उसमें थ्योरी वही लिखा है जिससे पिछले साल क्वेश्चन पूछा जा चुका है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? हाँ, नया थ्योरी नहीं लिखा है। जैसे अब लूसेंट का थ्योरी आप पढ़िएगा ना, तो थ्योरी पढ़िएगा तो घटना चक्र का टोटल क्वेश्चन आप बना लीजिएगा साइंस का, इसलिए थ्योरी वहां से पढ़ लीजिए और क्वेश्चन घटना चक्र से लगा लीजिए, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट खास तौर पर करेंट अफेयर, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, इस पर ज्यादा फोकस करिए। पॉलिटी वगैरह का क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन तो आ ही रहा है, 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन पॉलिटी का आएगा ना एग्जाम में। तो पॉलिटी जो 12 गो आपसे पूछेगा, कितना भी कम पढ़ करके जाओगे 5-6 गो आप सही बना लीजिएगा। खूब पढ़ करके जाइएगा 8 गो सही बना करके आइएगा, और कितना भी पढ़ करके जाइएगा 10 में 10 तो नहीं है बनाइएगा। 2 क्वेश्चन किसी से नहीं बनेगा, वो सबके लिए मुश्किल होता है, सबको अब तुक्का मारे लड़ गया वो अलग बात है, अधिकांश लोगों से 2 क्वेश्चन नहीं बनता है और 5-6 सब लोग सही बना करके ही आते हैं। तो उसमें मेहनत करने के लिए 2 क्वेश्चन के लिए आप बहुत अधिक मेहनत करोगे तो कोई मामला बन नहीं रहा है। और मॉडर्न हिस्ट्री में उतना एफर्ट लगा दोगे, साइंस में उतना एफर्ट लगा दोगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए इन सब विषय पर ज़्यादा मेहनत करिए। इकोनॉमिक्स भी अब डायनेमिक हो चुका है, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स पर भी मेहनत करने का जरूरत है, इकोनॉमिक्स पर भी मेहनत करने का जरूरत है, उसको डिनाई करते हुए नहीं चलना है। तो इकोनॉमिक्स के लिए जो स्टैंडर्ड बुक आपको समझ में आ रहा है उसको पढ़ते रहिए। क्लास नोट्स आप लोगों को, अभी टीचर भी आएंगे ही, नेक्स्ट वीक या उसके अगले वीक आएंगे, तो उनका क्लास नोट्स में जो पढ़ा रहे हैं पूरा पढ़िए और फिर लूसेंट से पूरा इकोनॉमिक्स पढ़िए। देखो एक और चीज़ होता है कि क्लास में केवल टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, उससे आप जितना लाभ नहीं ले पाओगे। आप खुद से, जैसे जो आपके पास किताब है, अब बहुत मोटी किताबों को नहीं पढ़ना है, प्रयास करो क्राउन या लूसेंट से पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ लेने का, और पढ़ने के बाद 10 पेज पढ़िएगा, कम से कम 10 को डाउट निकलेगा जो समझ में नहीं आएगा। अब जो समझ में नहीं आया उसको लिख करके ले आइए और टीचर क्लास में है, क्लास के बाद उनसे पूछ लीजिए। समझ में आ रहा है? खुद से खत्म कर दीजिए उसको। अब ऐसा थोड़ी है कि 10 पेज पढ़ोगे पूरे समझ में नहीं आएगा। 10 पेज में क्या कुछ चीज समझ में, 10 को चीज समझ में नहीं आएगा, 20 को चीज समझ में नहीं, वही 20 को नोट करके ले आइए और क्लास में टीचर रहेंगे तो उसको पूछ के खत्म कर दीजिएगा। इकोनॉमिक्स पर भी ध्यान दीजिए इस बार, क्योंकि पिछले बार कितने क्वेश्चन थे करंट और इकोनॉमिक्स मिला करके? 15-16 क्वेश्चन थे। करंट और इकोनॉमिक्स मिला के 15-16 क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन का बहुत मायने है। हर साल 2-3 गो इकोनॉमिक्स पूछता था और करंट मिला करके 8-10 होता था। इस बार 15-16 पहुंचा दिया था। और प्रीलिम्स में इस बार एक दिन थोड़ा सा भी चूके तो सीधे अब 2025 का प्रीलिम्स वो भी सितंबर में। पहले हर बार क्या साल में 2 गो प्रीलिम्स हो जाता था ना, अब साल में 1 प्रीलिम्स मिलेगा, तो सीधे 1 साल चल जाओगे वेट करने के लिए। हाँ, 2 साल कैसे? अगले साल का सितंबर, तो परेशान हो जाइएगा। 1 साल वेट करना बड़ा मुश्किल रहेगा, और फिर वही पुराना चीज पढ़ो तो मन नहीं लगेगा। और रियल तैयारी जो होता है पीसीएस का, वो 3 महीना पहले से शुरू होता है, 4 महीना पहले से शुरू होता है। बेस बनाते जाता है स्टूडेंट, और 3 महीना पहले पूरा फॉर्म में आ जाता है। 8 से 10 घंटे की जो पढ़ाई होती है, सालों भर 8 से 10 घंटा पढ़ना मुश्किल है, लेकिन 3 महीना कोई मुश्किल नहीं है।
तो 3 महीना एकदम बना लीजिए कि कितना कैसे कैसे खत्म करना है। और 3 महीना भी नहीं है, अब तो 2.5 महीना है। तो 2.5 महीना में हम तो कहेंगे कि कम से कम सब सिलेबस को 2 बार तो खत्म कर दो, 2 बार खत्म कर दो। और ये मुश्किल नहीं है, अगर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने लगिएगा तो ये मुश्किल नहीं है ना। और नोट्स के पीछे बहुत मत भागिएगा। हम हमेशा कहते हैं नोट्स जो मिलता है वो कोई विद्वान व्यक्ति नहीं लिखा है, नोट्स कॉपी पेस्ट करके लिखा जाता है, समझ रहे हो। हाँ, इधर उधर का मटेरियल उठा उठा करके लोग क्या करते हैं, नोट्स में डालते हैं। और जो किताबें होती है स्टैंडर्ड बुक, वो लोग रिसर्चर लोग लिखता है। अब जैसे स्पेक्ट्रम की किताब है, कोई थोड़े लिख दिया, कोई रिसर्चर लिखा है। बिपिन चंद्रा सर की पढ़ी है, उनका मॉडर्न हिस्ट्री है। सतीश चंद्रा सर की है आपकी मेडाइवल हिस्ट्री, तो वो लोग क्या थे, हिस्ट्री के रिसर्चर हैं। तो लोग रिसर्च किया, उसके बाद किताब लिखा, तो उन लोगों की किताब पढ़िएगा तो फायदा मिलेगा। ठीक है, तो लूसेंट पढ़ो, उसके साथ स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, ऐसे करके 2 बार सिलेबस को खत्म कर दीजिए प्रीलिम्स एग्जाम से पहले, समझ गए। और इसी बार एकदम 100% पीटी श्योर कर लो। पीटी श्योर कर लोगे तो मेंस के लिए इतना मेहनत आप लोगों को यहां पर करा दिया जाएगा कि मेंस में नहीं फंसोगे। ठीक है, मेंस में जितना चीज बताया जाएगा उतना ही पढ़ करके। अब जैसे मेंस में हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में फिक्स है 60-65 को क्वेश्चन पढ़ करके जाइएगा ना, उसी में से आएगा। अब बस 60 को क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को 3 बार लिखने के लिए आपको मेहनत करना है। तो मेंस में पता है आपको कि कितना मेहनत करना है और किस डायरेक्शन में मेहनत करना है, पीटी में ही पता नहीं है। समझ में आ रहा है। अब साइंस टेक मेंस में क्या पूछेगा आपको, 20 को क्वेश्चन बता दिया जाएगा, 20 को में से 3 क्वेश्चन आ जाएगा साइंस टेक, हम गारंटी दे रहे हैं। पूरा 1 साल का साइंस टेक अगर निकाला जाए तो 20-22 को क्वेश्चन बनेगा, और 20-22 को में से 3 को क्वेश्चन रहना ही रहना है। ठीक है, आपको फिक्स है कि डीआई से 72 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो डीआई का सिलेबस कितना दिन का है, टीचर अगर पढ़ाए तो 8 से 10 दिन में डीआई पूरा कंप्लीट। अगर 2-2 घंटा का लेक्चर मिले तो 16-17 घंटा, 20 घंटा का समय डीआई के लिए बहुत है, जिससे 72 नंबर है। तो मेंस में आपको पता है किस डायरेक्शन में मेहनत करना है, वो पीटी में नहीं पता है बस, समझ रहे हैं ना। तो पीटी में ही अधिक मेहनत का अब जरूरत है। मेंस राइटिंग स्किल है, जिसका जितना अधिक राइटिंग स्किल अच्छा है, जो खूब तो नोवेल वगैरह पढ़ता है, पढ़ाई में जिसको मन लगता है, किताब जो पढ़ता है वो मेंस अच्छा लिखेगा। और नोट्स जो पढ़ता है वो 3 जन्म में मेंस अच्छा नहीं लिखेगा। नोट्स पढ़ेगा तो फैक्ट पढ़ेगा, खाली फैक्ट पढ़ रहा है। और किताब पढ़ेगा तो उसको पता है कि किताब में राइटर किस प्रोसेस से लिख रहा है, किस लैंग्वेज में लिख रहा है। किताब पढ़ने से आपका वोकैबुलरी भी मजबूत होगा। वोकैबुलरी कैसे मजबूत होगा, नोट्स पढ़ने से, किताब पढ़ने से मजबूत होगा। तो बढ़िया बढ़िया वर्ड मेंस में फेंकोगे और कैच करेगा एग्जामिनर बैठ के। ठीक है, इसलिए किताब पढ़िए, ऑथोराइज ऑथेंटिक जो किताब है, समझ में आ रहा है ना। डीएसपी एसडीएम का पोस्ट धमाकेदार है इस बार, प्रचुर मात्रा में। तो वही मोटिवेशन कम थोड़ी है, 3 स्टार, 3 गो स्टार, एकदम 3 सितारा चमकते रहेगा। बहुत शानदार कैरियर हो जाएगा। इसलिए आलस उलस मत करिएगा, अभी तो 2-2.5 महीना आलस बिल्कुल मत करिएगा। आलस उलस आए तो अपने यहाँ से 2 चटकन मुंह पर मारिए कि 5 उंगली 2 दिन उखड़ा रहे। ठीक है, अपने हाथ से खींच कर मारिए 2 चटकन की आलस आ रहेगा, चोट्टा सुतेगा, अभी नहीं सुतना है। खुद को गाली दो कि नहीं सोना है, नहीं ये करना है, आलस में नहीं पढ़ना है। नहीं सोना है मतलब 6 घंटा से अधिक नहीं सोना है, ये कह रहे हैं। 6 घंटा 7 घंटा तो सोना ही है, 6 घंटा नहीं तुम 7 घंटा सो। समय का उस दिन क्लासिफिकेशन बताएंगे तो सोने के लिए तुम्हारे लिए कितना आवर है, 7 घंटे बहुत है। घोपड़ास थोड़े हो कि 12 घंटा सुतोगे, 7 घंटा बहुत है हेल्दी माइंड के लिए, रिलैक्स के लिए 7 घंटा कम थोड़े है। क्लास व्लास करते हो आप तो 4 घंटे की हमने आपको क्लास जुड़वा दिया था। क्लास का खाने पीने के लिए समय 3 घंटा का खाना पीना का समय हो गया। अध्ययन का समय अगर जोड़ो तो 8 घंटे मान लो सेल्फ स्टडी क्लास के अलावा। क्या घंटा हुआ, 7 4 11 14, और ये अभी भी क्या घंटा बच गया, 2 घंटा बच गया। तो मोबाइल चलाओ, चैटियाओ बैठ के मोबाइल पर, क्या घूम फिर लो, जो करना है कर लो। 2 घंटा बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तब 24 घंटा भगवान बड़ा सोच समझ के दिए हैं, ठीक है, कम समय नहीं दिए हैं। अब बस 2.5 महीना इस काम को कर लो, 2.5 महीना, उसके बाद तो फिर मजा ही मजा है, उसके बाद थोड़े कोई कहने जाएगा। समझ गए। चलो,
तो प्लांट को कितने भागों में बांटा? क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स का क्या मतलब होता है? क्रिप्टोगैम्स जो भी प्लांट होगा वह कैसा होगा? सीडलेस, फ्लावरलेस। यानी क्रिप्टोगैम्स में ना तो बीज होगा और ना ही फूल होगा। और फेनेरोगैम्स जो होगा वह कैसा होगा? सीडेड, यानी विथ सीड और फ्लावर, यानी इसमें सीड और फ्लावर होगा। किसमें? फेनेरोगैम्स में। ठीक है, तो क्रिप्टोगैम्स का ये तीनों नेक्स्ट डे पढ़ा जाएगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फेनेरोगैम्स में दो है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसमें लगेगा आधा घंटा 35 मिनट, इसको नेक्स्ट डे कर लिया जाएगा कल। एक बार पढ़ करके आइएगा अपने से ही पूरा टॉपिक, दोनों पढ़ लीजिएगा होमवर्क में। एक बार जो आपके पास किताब हो उससे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है, प्लांट और एनिमल किंगडम ये पढ़ करके आइएगा। प्लांट और एनिमल किंगडम पढ़ करके आना है।